जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों को मुंशी प्रेमचंद जी की एक रचना गबन भाग 7 सुनाने जा रही हूँ। जालपा अब वह एकांतवासिनी रमणी न थी जो दिन भर मुंह लपेटे उदास पड़ी रहती थी। उसे अब घर में बैठना अच्छा नहीं लगता था। अब तक तो वह मजबूर थी, कहीं आ जा नहीं सकती थी। अब ईश्वर की दया से उसके पास सभी गहने हो गए थे। फिर वह क्यों मन मारे घर में बड़ी रहे। वस्त्राभूषण कोई मिठाई तो नहीं जिसका स्वाद एकांत में लिया जा सके। आभूषणों को संदूकची में बंद करके रखने से क्या फायदा। मोहल्ले या बिरादरी में कहीं से बुलावा आता तो वह सास के साथ अवश्य जाती। कुछ दिनों के बाद सास की जरूरत भी न पड़ती थी, वह अकेली आने जाने लगी। फिर कार्य प्रायोजन की कैद भी नहीं रही। उसके रूप, वस्त्र, आभूषण और शील विनय ने मोहल्ले की स्त्रियों में उसे जल्दी ही सम्मान के पद पर पहुंचा दिया। उसके बिना मंडली सूनी रहती थी। उसका कंठ स्वर इतना कोमल था, भाषण इतना मधुर, छवि इतनी अनुपम कि वह मंडली की रानी बन गई। उसके आने से मोहल्ले के नारी जीवन में जान सी पड़ जाती थी। नित्य ही कहीं न कहीं जमाव होता रहता था। 2 घंटे गाना बजाना या गपशप करके रमणियां दिल बहलाया करती थी। कभी किसी के घर, कभी किसी के घर। फागुन में 15 दिन बराबर गाना होता था। जालपा ने जैसा रूप पाया था वैसा ही उदार हृदय भी पाया था। पान पत्तों का खर्च प्रायः उसी के मत्थे पड़ता। कभी कभी गायनी बुलाई जाती, उनकी सेवा सत्कार का भार उसी पर था। कभी कभी वह स्त्रियों के साथ गंगा स्नान करने जाती। तांगे के किराया और गंगा तट पर जलपान का खर्च भी उसके मत्थे ही जाता था। इस तरह उसके 2-3 रुपए रोज उड़ जाते। रमा आदर्श पति था। जालपा अगर मानती तो प्राण तक उसके चरणों पर रख देता। रुपए की हैसियत ही क्या थी, उसका मुंह जोहता रहता था। जालपा उससे इन जमघटों की रोज चर्चा करती। उसका स्त्री समाज में कितना आदर सम्मान है, यह देख कर वह फूला न समाता था। एक दिन इस मंडली को सिनेमा देखने की धुन सवार हुई। वहां की बहार देखकर सबकी सब मुग्ध हो गई। फिर तो आए दिन सिनेमा की सैर होने लगी। रमा को अब तक सिनेमा का शौक न था। शौक होता भी तो क्या करता। अब हाथ में पैसे आने लगे थे। उस पर जालपा का आग्रह, फिर भला वह क्यों न जाता। सिनेमा गृह में ऐसी कितनी ही रमणियां मिलती जो मुंह खोले निसंकोच हंसती बोलती रहती थी। उनकी आजादी गुप्त रूप से जालपा पर भी जादू डालती थी। वह घर से बाहर निकलते ही मुंह खोल लेती, मगर संकोचवश पर्दे वाली स्त्रियों के ही स्थान पर बैठती। उसका कितना इच्छा होता कि रमा भी उसके साथ बैठता। आखिर वह उन फैशनेबल औरतों से किस बात में कम है। रूप रंग में वह हेठी नहीं, सज धज में किसी से कम नहीं, बातचीत करने में कुशल है। फिर वह क्यों पर्दे वालियों के साथ बैठी। रमा बहुत शिक्षित न होने पर भी देश और काल के प्रभाव से उदार था। पहले तो वह पर्दे का ऐसा अनन्य भक्त था कि माता को कभी गंगा स्नान कराने लिवा जाता तो पंडों तक से बोलने न देता। कभी माता की हंसी मर्दानों में सुनाई नहीं दी, आकर बिगड़ता, तुमको जरा भी शर्म नहीं अम्मा, बाहर लोग बैठे हैं और तुम हंस रही हो। माँ लज्जित हो जाती, किंतु अवस्था के साथ रमा का यह लिहाज गायब हो गया। उस पर जालपा की रूप छटा उसके साहस को और भी उफोजित करती रहती थी। जालपा रूपहीन, काली कलूटी फूहड़ होती तो वह जबरदस्ती उसको पर्दे में बैठाता। उसके साथ घूमने या बैठने में उसे शर्म आती। जालपा जैसी अनन्य सुंदरी के साथ सैर करने में आनंद के गौरव भी तो होता था। वहाँ के सभ्य समाज की कोई महिला रूप गठन पैर श्रृंगार में जालपा की बराबरी नहीं कर सकती थी। देहात की लड़की होने पर भी शहर में रंग में वह इस तरह रंग गई थी मानो जन्म से शहर में ही रहती हो। थोड़ी सी कमी अंग्रेजी शिक्षा की थी, उसे भी रमा पूरी कर देता है, मगर पर्दे का यह बंधन टूटे कैसे। भवन में रमा के कितने ही मित्र, कितनी ही जान पहचान के लोग,
बैठे नजर आते थे, वे उसे जालपा के साथ बैठ देखकर कितना हंसेंगे। आखिर एक दिन उसने समाज के सामने ताल ठोक कर खड़े हो जाने का निश्चय कर ही लिया। जालपा से बोला, आज हम तुम सिनेमा घर में साथ बैठेंगे। जालपा के हृदय में गुदगुदी सी होने लगी। हार्दिक आनंद की आभा चेहरे पर झलक उठी। बोली, सच? नहीं भाई, साथ वालियां जीने नहीं देंगे। रमा, इस तरह डरने से तो फिर कभी कुछ न होगा। यह क्या स्वांग है, स्त्रियां मुंह छिपाएं, चिक की आड़ में बैठी रहें। इस तरह यह मामला भी तय हो गया। पहले दिन दोनों झेपते रहे, लेकिन दूसरे दिन से हिम्मत खुल गई। कई दिनों के बाद वह समय भी आ गया कि जालपा और संध्या समय पार्क में साथ साथ टहलते रहते थे। जालपा ने मुस्कुरा कर कहा, बाबूजी देख लेंगे तो? रमानाथ, तो क्या हुआ? कुछ नहीं। जालपा, मैं तो मारे शर्म के गड़ जाऊंगी। रमानाथ, अभी तो मुझे भी शर्म आएगी, मगर बाबूजी खुद ही इधर न आएंगे। जालपा, और जो कहीं अम्मा जी देख ले तो? रमानाथ, अम्मा से कौन डरता है, 2 दलीलों में ठीक कर दूंगा। 5 दिन में जालपा ने नए महिला समाज में अपना रंग जमा लिया। उसने इस समाज में इस तरह प्रवेश किया जैसे कोई कुशल वक्ता पहली बार परिषद के मंच पर आया हो। विद्वान लोग उसकी उपेक्षा करने की इच्छा होने पर भी उसकी प्रतिभा के सामने सिर झुका लेते थे। जालपा भी आई, देखा और विजय कर लिया। उसके सौंदर्य में वह गरिमा, वह कठोरता, वह शान, वह तेजस्विता था जो कुलीन महिलाओं के लक्षण हैं। पहले ही दिन एक महिला ने जालपा को चाय का निमंत्रण दे दिया और जालपा इच्छा न रहने पर भी उसे स्वीकार न कर सकी। अस्वीकार। जब दोनों प्राणी वहां से लौटे तो रमा ने चिंतित स्वर में कहा, तो कल इसकी चाय पार्टी में जाना पड़ेगा। जालपा, क्या करती हूँ, इनकार करते भी तो नहीं बन रहा था। रमानाथ, तो सवेरे तुम्हारे लिए एक अच्छी सी साड़ी ला दूं। जालपा, क्या मेरे पास साड़ी नहीं है? जरा देर के लिए 50-60 रुपए खर्च करने से क्या फायदा। रमानाथ, तुम्हारे पास अच्छी साड़ी कहाँ है? इसकी साड़ी तुमने देखी? ऐसी ही तुम्हारे लिए भी लाऊंगा। जालपा ने विवशता के भाव से कहा, मुझे साफ कह देना चाहिए था कि फुर्सत नहीं है। रमानाथ, फिर इनकी दावत भी तो करनी पड़ेगी। जालपा, यह तो बुरी विपत्ति गले पड़ी। रमानाथ, विपत्ति कुछ नहीं है, सिर्फ यही ख्याल है कि मेरा मकान इस काम के लायक नहीं। मेज कुर्सियां, चाय के सेट रमेश के यहाँ से मांग लाऊंगा, लेकिन घर के लिए क्या करूँगा। जालपा, क्या यह जरूरी है कि हम लोग भी दावत करें? रमा ने ऐसी भद्दी बात का कुछ उत्तर न दिया। उसे जालपा के लिए एक जूते की जोड़ी और सुंदर कलाई की घड़ी का फिक्र पैदा हो गई। उसके पास कौड़ी भी न थी, उसका खर्च रोज बढ़ता जाता था। अभी तक गहने वाले को 1 पैसा भी देने की नौबत न आई थी। एक बार गंगू महाराज भी इशारे से तकाजा भी किया था, लेकिन यह भी तो नहीं हो सकता कि जालपा फटे हालों में चाय पार्टी में जाए। नहीं, जालपा पर इतना अन्याय नहीं कर सकता। इस अवसर पर जालपा की रूप शोभा का सिक्का बैठ जाएगा। सभी तो आज चमाचम साड़ियां पहने हुए थी, जड़ाऊ कंगन और मोतियों की हार भी किसी को कमी न थी, पर जालपा अपने सादे आवरण में उनके कोसों के आगे थी। उसके सामने एक भी नहीं जचती। यह मेरे पूर्व कर्मों का फल है कि मुझे ऐसी सुंदरी मिली। आखिर यही तो खाने पहनने और जीवन का आनंद उठाने के दिन हैं। जब जवानी में ही सुख नहीं उठाया गया तो बुढ़ापे में क्या कर लेंगे। बुढ़ापे में मान लिया धन हुआ ही तो क्या, बीत जाने पर विवाह किस काम का। साड़ी और घड़ी लाने की उसे धुन सवार हो गई। रात भर तो सबने सब्र किया, दूसरे दिन दोनों चीजें लाकर ही दम लिया। जालपा ने झुंझलाकर कहा, मैंने तो तुमसे कहा था कि इन चीजों का कोई काम नहीं है, 150 से कम का न होगा। रमानाथ, 150 इतना फजूल खर्च मैं नहीं हूँ। जालपा, 150 से कम की ये चीजें नहीं है। जालपा ने घड़ी कलाई में बांध ली और साड़ी को खोलकर मंत्रमुग्ध नजरों से देखा। रमानाथ, तुम्हारी कलाई पर यह घड़ी कितना खिल रही है, मेरे रुपए वसूल हो गए। जालपा,
सच बताओ कितने रुपए खर्च हुए? रमानाथ, सच बता दूं, 135 रुपए, 75 रुपए की साड़ी, 10 के जूते और 50 की घड़ी। जालपा, यह 150 ही हुए ना, मैंने कुछ बढ़ाकर थोड़े ना कहा था। मगर यह सब रुपए अदा कैसे होंगे? उस चुड़ैल ने व्यर्थ ही मुझे निमंत्रण दे दिया। अब मैं बाहर जाना ही छोड़ दूंगी। रमा भी इसी चिंता में मग्न था, पर उसने अपने भाव को प्रकट करके जालपा के हर्ष में बाधा न डाली। बोला, सब अदा हो जाएगा। जालपा ने तिरस्कार के भाव से कहा, कहाँ से अदा हो जाएगा? जरा सुनो, कौड़ी तो बचती नहीं, अदा कहाँ से हो जाएगा? वह तो कहो बाबूजी घर का खर्च संभाले हुए हैं, नहीं तो मालूम पड़ जाता। क्या तुम समझते हो कि मैं गहनों और साड़ियों पर मरती हूँ? इन चीजों को लौटा आओ। रमा ने प्रेमपूर्ण नजरों से कहा, इन चीजों को रख लो, फिर तुमसे बिना पूछे कुछ नहीं लाऊंगा। संध्या का समय, जब जालपा ने नई साड़ी और नए जूते पहने, घड़ी कलाई पर बांधी और आईने में अपनी सूरत देखी, तो मारे गर्व और उल्लास के उसका मुखमंडल प्रज्वलित हो उठा। उसने इन चीजों को लौटाने के लिए सच्चे दिल से कहा हो, पर इस समय वह उतना त्याग करके तैयार न हो सकी थी। संध्या समय जालपा और रमा छावनी की ओर चले। महिला ने केवल बंगले का नंबर बतला दिया था। बंगला आसानी से मिल गया। फाटक पर साइन बोर्ड था, इंदु भूषण, एडवोकेट हाई कोर्ट। अब रमा को मालूम हुआ कि वह महिला पंडित इंदु भूषण की पत्नी थी। पंडित जी काशी के नामी वकील थे। रमा ने उन्हीं कितनी ही बार देखा था, पर इतने बड़े आदमी से परिचय का सौभाग्य उसे कैसे होता? 6 महीने पहले वह कल्पना भी न कर सकता था कि किसी दिन उसे उनके घर निमंत्रित किया जाएगा। पर जालपा की बदौलत आज वह अनहोनी बात हो ही गई। वह काशी के बड़े वकील का मेहमान था। रमा ने सोचा था कि बहुत से स्त्री पुरुष निमंत्रित होंगे, पर यहाँ वकील साहब और उनकी पत्नी रतन के सिवा और कोई न था। रतन इन दोनों को देखते ही बरामदे में निकल आई और उनसे हाथ मिलाकर अंदर ले गई और अपने पति से उनका परिचय कराया। पंडित जी ने आराम कुर्सी पर लेटे ही लेटे दोनों मेहमानों से हाथ मिलाया और मुस्कुराकर कहा, क्षमा कीजिएगा बाबू साहब, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। आप यहाँ किसी ऑफिस में आए हैं? रमा ने झेपते हुए कहा, जी हाँ, म्युनिसिपल ऑफिस में हूँ। अभी हाल में ही यहाँ आया हूँ। कानून की तरफ जाने का इरादा था, पर नए वकीलों की यहाँ जो हालत हो रही है, उसे देखकर हिम्मत न पड़ी। रमा ने अपना महत्व बढ़ाने के लिए जरा सा झूठ बोलना अनुचित न समझा। इसका असर बहुत अच्छा हुआ, मगर वह साफ कह देता, मैं 25 रुपए का क्लर्क हूँ, तो शायद वकील साहब उससे बातें करने में अपना अपमान समझते। बोले, आपने बहुत अच्छा किया जो इधर नहीं आए। वहाँ 2-4 साल के बाद अच्छी जगह पर पहुँच जाओगे। यहाँ संभव है कि 10 साल तक आपको कोई मुकदमा ही नहीं मिलता। जालपा को अभी तक संदेह हो रहा था कि रतन वकील साहब की बेटी है या पत्नी। वकील साहब की उम्र 60 के नीचे न थी। चिकनी चाल, आसपास के सफेद बालों के बीच में वार्निश की हुई लकड़ी की भांति चमक रही थी। मूछें साफ थी, पर माथे पर शिकन और गालों में झुर्रियां बतला रही थी कि यात्री संसार यात्रा से थक गया है। आराम कुर्सी पर लेटे हुए वह ऐसे मालूम होते थे जैसे बरसों के मरीज हों। हाँ, रंग गोरा था, जो 60 साल की गर्मी सर्दी खाने पर भी उड़ न सका था। ऊंची नाक थी, ऊंचा माथा था और बड़ी बड़ी आंखें जिनमें अभिमान भरा हुआ था। उनके मुख से ऐसा भासित होता था कि उन्हें किसी से बोलना या किसी से बात करना या जवाब देना अच्छा नहीं लगता। इसके प्रतिकूल रतन सांवली सुगठित युवती भी बड़ी मिलनसार, जिसे गर्व से छुआ तक न था। सौंदर्य का उसके रूप में कोई लक्षण न था। नाक चिपटी थी, मुंह गोल, आंखें छोटी, फिर भी वह रानी सी लगती थी।
जालपा उसके सामने ऐसी लगती थी जैसे सूर्यमुखी के सामने जूही का फूल। चाय आई, मेवे, फल, मिठाई, बर्फ की कुल्ली सब मेजों पर सजा दिए गए। रतन और जालपा एक मेज पर बैठी, दूसरी मेज पर रमा और वकील साहब की थी। रमा मेज के सामने जा बैठा, मगर वकील साहब अभी आराम कुर्सी पर लेटे हुए थे। रमा ने मुस्कुराकर कहा, वकील साहब आप भी तो आए। वकील साहब ने लेटे लेटे मुस्कुराकर कहा, आप शुरू कीजिए, मैं भी आ ही जाता हूँ। लोगों ने चाय पीकर फल खाए, पर वकील साहब के सामने हंसते बोलते रमा और जालपा दोनों ही झिझकते थे। जिंदा दिल बूढ़ों के साथ तो सोहबत का आनंद उठाया जा सकता है, लेकिन ऐसे रूखे निर्जीव मनुष्य जवान भी हों तो दूसरों को मुर्दा बना देते हैं। वकील साहब ने बहुत आग्रह करने पर 2 घूंट चाय पी, दूर से बैठे तमाशा देखते रहे। इसलिए जब रतन ने जालपा से कहा, चलो हम लोग जरा बागीचे की सैर करें, इन दोनों महाशयों को समाज और नीति की विवेचना करने दे, तो मानो जालपा के गले का फंदा छूट गया। रमा ने पिंजड़े से बंद पक्षी की भांति उन दोनों को कमरे से निकलते देखा और एक लंबी सांस ली। वह जानता कि यहाँ यह विपत्ति उसके सिर पर पड़ेगी तो आने का नाम ही न लेता। वकील साहब ने मुंह सिकोड़कर पहलू बदला और बोले, मालूम नहीं पेट में क्या हो गया है, कोई चीज हजम ही नहीं होती, दूध भी नहीं हजम होता। चाय को लोग न जाने क्यों इतने शौक से पीते हैं, मुझे तो उसकी सूरत से डर लगता है। पीते ही बदन में ऐंठन सी होने लगती है और आंखों से चिंगारियां निकलने लगती है। रमा ने कहा, हाजमे की कोई दवा नहीं की। वकील साहब ने अरुचि के भाव से कहा, दवाओं पर मुझे रत्ती भर विश्वास नहीं। इन वैद्य और डॉक्टरों से ज्यादा बेसमझ आदमी संसार में नहीं मिलेंगे। किसी में निदान की शक्ति नहीं, 2 वैद्यों 2 डॉक्टरों के निदान कभी न मिलेंगे। लक्षण वही है, पर एक वैद्य रक्त दोष बतलाता है, दूसरा पित्त दोष बतलाता है, तीसरा फेफड़े का सूजन बताता है, दूसरा अमाशय का विकार बताता है। अनुमान से दवा की जाती है और निर्दयता से रोगियों की गर्दन पर छुरी ठटरी जाती है। इन डॉक्टरों ने मुझे तो अब तक जहन्नुम पहुंचा दिया होता, पर मैं उनके शिकंजे से निकल भागा। योगाभ्यास की बड़ी प्रशंसा सुनता हूँ, पर कोई ऐसा महात्मा नहीं मिलते जिनसे कुछ सीख सकूं। किताबें हैं, यहाँ तो आरोग्य शास्त्र का खंडन हो रहा था, उधर दोनों महिलाओं में प्रगाढ़ स्नेह की बातें हो रही थी। रतन ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पति देव को देखकर तुम्हें बड़ा आश्चर्य हुआ होगा। जालपा को आश्चर्य ही नहीं, भ्रम भी हुआ था। बोली, वकील साहब का दूसरा विवाह होगा। रतन, हाँ, अभी 5 ही बरस तो हुए हैं। इनकी पहली स्त्री को मरे 35 वर्ष हो गए। उस समय इनकी अवस्था कुल 25 साल की थी। लोगों ने समझाया दूसरा विवाह कर लो, पर इनके एक लड़का हो चुका था, विवाह करने से इनकार कर दिया और 30 साल तक अकेले रही। मगर आज 5 वर्ष हुए जवान बेटे का देहांत हो गया, तब विवाह करना आवश्यक हो गया। मेरे माँ बाप न थे, मामा जी ने मेरा पालन किया था। ये न कह सकती थी इनसे कुछ ले लिया या इनकी सज्जनता पर मुक्त हो गए। मैं तो समझती हूँ ईश्वर की यही इच्छा थी। लेकिन मैं जब से आई हूँ मोटी होती जा रही हूँ। डॉक्टरों का कहना है कि तुम्हें संतान नहीं हो सकती। बहन, मुझे तो संतान की लालसा नहीं है, लेकिन मेरे पति मेरी दशा देखकर बहुत दुखी रहते हैं। मैं ही इनके सब रोगों की जड़ हूँ। आज ईश्वर मुझे एक संतान दे दे तो इनके सारे रोग भाग जाएंगे। कितना चाहती हूँ कि दुबली हो जाऊं। गर्म पानी से टब स्नान करती हूँ, रोज पैदल घूमने जाती हूँ, घी दूध कम खाती हूँ, भोजन आधा कर दिया है। जितना परिश्रम करते बनता है करती हूँ, फिर भी दिन पे दिन मोटी हो जा रही हूँ। कुछ समझ में नहीं आता क्या करूँ। जालपा, वकील साहब तुमसे चिढ़ते होंगे। रतन, नहीं बहन, बिल्कुल भी नहीं। भूल कर भी कभी मुझसे इसकी चर्चा नहीं की। उनके मुंह से कभी एक शब्द भी ऐसा नहीं निकला जिससे उनकी मनोव्यथा प्रकट हो।
पर मैं जानती हूँ कि यह चिंता उन्हें मार डालेगी। अपना कोई बस नहीं है, क्या करूँ? मैं जितना चाहूँ खर्च करूँ, जैसे चाहूँ खर्च करूँ, कहूँ नहीं बोलते। जो कुछ पाते हैं लाकर मेरे हाथ पे रख देते हैं। समझाती हूँ अब तुम्हें वकालत करने की क्या ज़रूरत है, आराम क्यों नहीं करते? पर इनसे घर में बैठे रहना अच्छा नहीं लगता। केवल 2 चपातियों से नाता है। बहुत जिद की तो 2-4 दाने अंगूर खा लिए। मुझे तो उन पर दया आती है। अपने से जहाँ तक हो सकता है उनकी सेवा करती हूँ। आखिर वह मेरे लिए ही तो अपनी जान खपा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। अगले भाग में हम